हेलो बच्चों, तो चलते हैं आज अब अपने वाकई फिजिक्स के पहले टॉपिक में, या कह सकते हो पहले पार्ट में। अभी तक हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर तो एक बेस था जिसकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कह सकते हो पहला जो फिजिक्स का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है, मैकेनिक्स, जो आप लोग 9th क्लास में शुरुआत में रफली लेवल पे 3-4 चैप्टर में पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वही आज हमें शुरू करनी है। मैकेनिक्स देखो है क्या, मैकेनिक्स में इस यूनिवर्स में जितने भी टाइप के मोशन हो रहे हैं या चीज़ें जो स्टैटिक हैं, रुकी हुई हैं, उनकी हम एनालिसिस करते हैं सबकी। तो कह सकते हो जो मोशन एक लट्टू के घुमाने को डिस्क्राइब करता है वही हो सकता है किसी पूरे गैलेक्सी के पार्ट को भी डिस्क्राइब कर दे। तो जो लॉज है ना हमारे पास, लॉज यानी फार्मूले, इक्वेशंस, स्टेटमेंट्स, ये बहुत कम है। कुछ हैंडफुल ऑफ लॉज हैं जिनको अगर आप पढ़ लोगे तो एक चींटी के दीवार पे चढ़ने से लेके किसी ब्लैक होल तक हर तरह की चीज़ों के मोशन से रिलेटेड जो पार्ट्स होंगे या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सब किस पार्ट में होता है, मैकेनिक्स में। तो इन शॉर्ट हम मैकेनिक्स को कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमने फिजिक्स, कह सकते हो जो फिजिक्स ब्रांच आई होगी ना, उसमें शुरुआत में इन्हीं चीज़ों की एनालिसिस की गई होगी मैकेनिक्स में। तो कह सकते हो इट इज़ ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, साइंस के लिए। क्योंकि मोशन से जुड़ी हुई चीज़ों को कभी आप केमिकल रिएक्शन में भी देखोगे, बायो में भी जाओगे तो ब्लड की मूवमेंट को, ब्लड जो हमारी नसों में चल रहा, इन सब के मोशन से चीज़ों को जब भी रिलेट करोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैकेनिक्स का पार्ट वहाँ पे होगा। तो कह सकते हो इट इज़ ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कभी वो ब्लड के ड्रॉप्स हो सकते हैं, कभी वो कोई चींटी होगी, कभी कार होगी, कभी बस होगी, कभी अर्थ या मून या सन होंगे, कभी ब्लैक होल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टडी कहाँ करते हैं, मैकेनिक्स में। अब इस मैकेनिक्स में जब हम आते हैं ना, तो हम तो आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, यही मेरा पहला टॉपिक होगा। लेकिन आप यहाँ इन जनरल मैकेनिक्स में जो मेजर लेवल पे नाम सुनते हो वो क्या क्या होते हैं, आप स्टैटिक्स सुनोगे, आप डायनेमिक्स सुनते हो, आप काइनेमेटिक्स सुनते हो, और इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा अलग है वो काइनेटिक्स सुनते हो। तो कई बार टीचर पहले दूसरे क्लास में ही आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस बताओ, या इनमें डिफरेंस बताओ, या इनमें डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस जानने के लिए मैं आपको, क्योंकि अलग अलग जगहों पे देखोगे ना तो अलग अलग डिफरेंसेस दिए गए हैं। इवन कई जगह काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में भी वो डिफरेंस बता देते हैं, जबकि वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपको प्रॉपर वे में पूरा शुरुआत से चीज़ों को वैसे पढ़ाऊँ जैसे आपकी खुद सोचने की थिंकिंग डेवलप हो। ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि एक दो वीडियोस मुझे बच्चों ने दिखाए थे क्लिप्स कि सर ये ऐसे पढ़ा रहे थे, या कुछ पॉइंट्स दिखाए थे यहीं बनारस के टीचर्स के। तो मैंने देखा तो मुझे हंसी आ गई कि कभी आप यूनिवर्स से कूद के अर्थ पे आ जा रहे हो, कभी कुछ बोलने लग रहे हो और कह रहे हो कि मेरे दिमाग में एक प्लान बना हुआ है। ऐसे टीचरों के यहाँ मत पढ़ा करो बिल्कुल, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। जो एक प्रॉपर वे में आपको ना पढ़ाएं, क्योंकि देखो ये नॉलेज ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अपने ब्रेन से उठा के आपके ब्रेन में डाल दूं और आप उतना ही जान के खुश हो जाओ। नॉलेज देने का जो हिस्सा है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपने पैशन से पढ़ा रहा हूँ। ये जो प्रोफेशन था ये मैंने खुद चुना था। तो देखो, नॉलेज देने का तरीका, अगर आप में से भी कुछ लोग आगे टीचर बनेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। नॉलेज देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसको लेके उसके आगे तक सोच पाए। वरना अगर सिर्फ यही होता कि जितनी चीज़ें पहले हैं बस वही हमें दे देना है, तब तो न्यूटन की चीज़ों को न्यूटन के लेवल पे ही हम अभी तक पढ़ रहे होते। आइंस्टाइन और आगे की थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस या डिस्कवरीज कुछ हुई ही ना होती। हमेशा इस तरह से दो कि मैं जितना दूं उसको आप जान के उसमें और आगे जाने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं मानूंगा कि मेरा नॉलेज देने का तरीका या प्रोसेस या काम सही रहा। समझ में आया? तो कभी भी आप किसी टीचर से पढ़ो तो ये ज़रूर ध्यान देना, पहले दूसरे टॉपिक में ही या क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रॉपर पैटर्न पे आपको पढ़ा रहा है कि नहीं। ऐसे होता है कि नॉर्मली मैंने कुछ टीचर्स को देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके ब्रेन में सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब जो याद आ जाएगा तभी वो पढ़ा देंगे। आज ये याद आ जाया, ये पढ़ा दिए, अच्छा वो तो कल छूट गया था,
बीच में याद आया कुछ और उसमें जोड़ दिए। तो वैसे पढ़ोगे तो आपकी थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाएगी, और अगर थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी तो आप बोर्ड तो निकाल लोगे लेकिन कंपटीशन नहीं निकल पाएगा। तो कभी भी किसी टीचर के वीडियो लेक्चर से, क्योंकि देखो आप तो मूवी टाइप घर बैठ के पढ़ रहे हो बिना टिकट खरीदे, लेकिन वो पिक्चर जो आप देखने वाले हो, जिस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हो, वो पढ़ना आपके लिए हिट होगा या फ्लॉप होगा, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि भले आप पढ़ फ्री में रहे हो, टाइम तो आपका जा रहा ना, और ये टाइम भी तो लिमिटेड है, आपकी एक डेडलाइन है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर बोर्ड देना हो, दोनों केसेस में आपका टाइम तो फिक्स है। वो कंपटीशन का एग्ज़ाम, वो बोर्ड का एग्ज़ाम तो उसी डेट को होगा। तो आपका हर दिन, और हर दिन में आप जितने घंटे भी पढ़ाई कर पाते होगे, वो पढ़ाई तो लिमिटेड है। तो वैसे केस में आप किसी टीचर के वीडियोस पे कितना टाइम बर्बाद करने वाले हो, या वो सही नॉलेज देगा कि नहीं देगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो हज़ारों तरह के वीडियोस पड़े हैं। ये आप पहले एक दो वीडियोस में ही आपको पता चल जाना चाहिए। कैसे पता चल जाए? आप सिर्फ ये देखो पहला तो कि पढ़ाई के तरीके से आपका कम्युनिकेशन टीचर से बन पा रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, एक प्रॉपर स्टेप में आप पढ़ रहे हो कि नहीं। ऐसा ना हो कि अभी कुछ और पढ़े, बाद में कुछ और एग्जाम्पल हो गए, थोड़ी देर बाद कुछ और हो गए। ऐसे बनारस में कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह की पढ़ाई आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करेगी। भले उनका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वीडियोज़ या ज़्यादा व्यूज़ पे चले जाएंगे, तो ज़्यादा व्यूज़ देख के कभी मत पढ़ना, अगर पढ़ना हो तो। और नहीं तो सबसे सिंपल है कि किसी भी टॉपिक का, जो टॉपिक आप उस टीचर से पढ़ना शुरू किए हो, उसकी पहली क्लास में ही देखो कि वो शुरुआत से एक प्रॉपर वे में समझाते हुए आपको पढ़ा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहा, सिर्फ फार्मूले बता दे रहा और क्वेश्चन कराने लग रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बोर्ड लेवल की कुछ चीज़ों में हेल्प कर पाएगा, कंपटीशन में आप उससे कोई हेल्प नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो चलो ये तो ऐसे ही बातें हो गई। हम लोग आते हैं अपना कि मैकेनिक्स में प्रॉपर डिवीज़न कैसे किए गए, इसको इन शॉर्ट आप समझ जाओ। तो देखो, मैकेनिक्स में हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो। अगर मोशन नहीं कर रहा होगा तो वो रेस्ट में होगा। तो जो चीज़ें रेस्ट में होंगी उनकी स्टडी हम करते हैं स्टैटिक्स में, और जो मोशन करेंगे उनकी स्टडी होगी डायनेमिक्स में। तो मैकेनिक्स के कुछ टीचर 3 पार्ट शुरू में ही बताने लगते हैं। 3 पार्ट नहीं है, मेजर लेवल पे बस 2 पार्ट हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मोशन से जुड़ा है, स्टैटिक्स यानी रुका हुआ है। ठीक है, अब स्टैटिक्स कहाँ जरूरी है? कई जगहों पे हम चाहते हैं कि जो चीज़ रुकी है वो रुकी ही रहे, और ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग लेवल पे, आप में से कुछ लोग अगर आईआईटी या एनआईटी जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे इसके बारे में। इंजीनियरिंग लेवल पे स्टैटिक्स के बारे में पढ़ोगे, चीज़ें रुकी रहें और रुकी ही रहें। मतलब क्या है? जैसे पुल बना दिए हो तो क्या चाहते हो? पुल स्टैटिक फॉर्म में रहे कि मोशन करे? पुल के मूव करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि टूट के गिर जाएगा। तो पुल हुआ, जो घरों में बीम या पिलर बनते हैं, ये रुके रहें तो कितने फोर्स को झेल के रुके रहेंगे, कब तक रुक सकते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में। डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सब कुछ। लेकिन इस डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया काइनेमेटिक्स, जो आज का हमारा चैप्टर है। एक कहलाता है सिर्फ काइनेटिक्स। तो जो सिर्फ काइनेटिक्स होता है, इसमें हम मोशन के पीछे, यानी उसकी वजह क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी काइनेटिक्स के बारे में लिख सकते हो इन शॉर्ट कि वी स्टडी अबाउट कॉज बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। कॉज क्या था, किस कारण से हो रहा था? अगर देखोगे तो 3 शब्द आते हैं सवालों में। पहला, क्या हुआ? दूसरा, कैसे हुआ? और तीसरा, क्यों हुआ? तो ये जो क्यों हुआ वाला टर्म है ना, ये किसका पार्ट है? काइनेटिक्स का। वो चीज़ हुई तो क्यों हुई? हमने छत से इसको छोड़ा तो ये नीचे क्यों गिरा? कब तक रुका रहेगा, कब गिर जाएगा? ये सब स्टडी किस में होगी? काइनेटिक्स में। काइनेमेटिक्स क्या है? बस गिर रहा है तो गिर रहा है, गिरते समय कितना टाइम लगेगा, किस स्पीड से गिरेगा, किधर जाएगा, ये सब किसका पार्ट है? काइनेमेटिक्स का। और क्यों गिरा, ये क्यों वाला जो पार्ट होगा, जो कॉज बताएगा, वो किसका होगा? काइनेटिक्स का।
तो काइनेमेटिक्स यानी मोशन से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ना, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक्स यानी उसके पीछे की वजह को जानना कि वो क्यों हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पार्ट्स होंगे, लेकिन ये दोनों किसके पार्ट हैं? डायनेमिक्स के। तो अगर आज के बाद आपसे कोई काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस पूछेगा तो वो बेवकूफ़ी का क्वेश्चन होगा। कुछ लोग काइनेटिक्स को ही डायनेमिक्स भी मांग लेते हैं, ऐसा नहीं है। डायनेमिक्स तो मोशन से जुड़ी पूरी स्टडी है, लेकिन उसमें दो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये काइनेमेटिक्स बताता है। क्यों हो रहा है, ये काइनेटिक्स बताता है। क्लियर हो गया? तो ये अगर आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने पहले पार्ट में, जिसका नाम क्या होगा? काइनेमेटिक्स। तो आप समझ गए हो कि काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस था। तो आप इन जनरल कह सकते हो काइनेमेटिक्स के डिफिनेशन में दो तीन चीज़ें ध्यान रखना। पहला, मोशन से जुड़े हुए वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, और दूसरा, मोशन के पीछे कॉज क्या था उसके बारे में हमें नहीं जानना। ये दो चीज़ों को मिला के आप इसकी कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे ये मैंने लिखा है, इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद फाइंडिंग आउट मोशन वेरिएबल्स। इसको आप ये भी लिख सकते थे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन वेरिएबल्स। पहली लाइन में बस ये ध्यान देना, हमें मोशन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। साथ में क्या जोड़ देना है? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फोर्सेस दैट कॉज मोशन। फोर्सेस के बारे में नहीं जानना, उसके कॉज, जो उसके बिहाइंड कारण था, उसके बारे में नहीं जानना है। जैसे और क्या लिख सकते थे? विदाउट नोइंग कॉज बिहाइंड मोशन। कॉज के बारे में नहीं जानना है। तो दोनों चीज़ों को, मोशन वेरिएबल्स के बारे में जानना है, कॉज के बारे में नहीं जानना है। इन दोनों चीज़ों को याद रखोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी आप खुद से इसकी डेफिनेशन बना लोगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन। तो बाकी ये नोट करना हो तो लिख लो, इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद फाइंडिंग आउट मोशन वेरिएबल्स लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डॉट डॉट लगा देना, जो भी होते हैं, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फोर्सेस दैट कॉज मोशन। फोर्सेस के बारे में या उसके बिहाइंड कॉज क्या है उसके बारे में हमें जानना नहीं है। किसमें? काइनेमेटिक्स में। इन शॉर्ट अगर आओगे इस वर्ड के बारे में, तो काइन का मतलब होता है मोशन। ये जो वर्ड्स आए हैं जिस लैंग्वेज से, ये जो वर्ड्स शुरू में आए लिए गए होंगे, उसमें काइन का मतलब होता है मोशन। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, तो काइन मोशन से जुड़ा है। मैटिक जो है ना, ये मैथ से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो मोशन से जुड़ा हुआ जो मैथ का पार्ट होगा, जो डेटा होगा, जो कैलकुलेशंस होंगे मोशन से रिलेटेड, वो हम किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में। ठीक है, इसमें अगर आओगे रफली बाहर बाहर देखा जाए तो इसके तीन ब्रांचेज होंगे। ये डी मतलब डायमेंशन है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सीधी लाइन पे जा रहे हो, हाईवे की रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, एक कार उस पर चल रही है बिना दाएं बाएं मुड़े। ओवरटेक करने के लिए दाएं बाएं मुड़ेगी तब नहीं, बिल्कुल जब स्ट्रेट चल रही है तो वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। 2D में क्या आता है? सर्कल में चलना, सर्कुलर मोशन। या हमने यहाँ से मार्कर को फेंका, मार्कर ऐसे जाके गिरा, तो ये जो मोशन है क्या एक लाइन पे हो रहा? नहीं। तो ये कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन किसके एग्जाम्पल हैं? 2D के। 3D के एग्जाम्पल क्या होगा? जो स्पेस में होने लगे। और स्पेस में होने का मतलब है तीनों डायमेंशन इन्वॉल्व हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मान लो मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल को किक किए हो और फुटबॉल हवा में उड़ गई। फुटबॉल एक जगह से हवा में उड़ी और जाके यहाँ गिरी। ये 3D है कि 2D है? आपको तो कई बच्चों को लगेगा अच्छा फुटबॉल फेंके थे स्पेस में चली गई थी तब तो 3D हो गया। ऐसा नहीं है। अगर वर्टिकल में एक प्लेन देखोगे, 2D मतलब प्लेन में, 1D मतलब लाइन पे, 3D मतलब तीनों डायमेंशन इन्वॉल्व हो। तो जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ गए वहाँ गए, चारों तरफ ऐसे जिगजैग पाथ पे घूम रहे हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? 3 डायमेंशन के। या जैसे मैं फुटबॉल को यहाँ से फेंकूं, जैसे मान लो एक बॉल है, ये बॉल है, इस बॉल को, ये बॉल सिर्फ जाके ऐसे गिरे तो ये एक प्लेन में हो रहा, ये बॉल ऐसे जाए टकरा के इधर आ जाए, तो ये जो हुआ ये 2D है।
लेकिन टकराने के बाद अब अगर इस पूरे मोशन को देखोगे तो ये प्लेन अलग था, ये प्लेन अलग था, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? 3D का। तो गैस यही होती है, गैस गई, टकरा के इधर गई, फिर उधर गई, तो गैस पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं वो क्या हैं? 3D हैं। तो आप ये डेफिनेशन और ये तीनों पार्ट नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं काइनेमेटिक्स के मोशन वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं 12th के लेवल से। 8th क्लास में लेवल पे, 9th क्लास के लेवल पे मोशन क्या होता है वो हमें पता है। 11th 12th के लेवल पे मोशन क्या है उसको अब समझते हैं। तो देखो, मोशन का मतलब है किसी का अपनी पोजीशन को बदलना। अगर उसकी पोजीशन वही है जो पहले थी तो हम कह सकते हैं कि उसमें मोशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर वक्त के साथ, समय के साथ उसकी पोजीशन बदलने लगेगी तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ये किसके मोशन की बात हो रही या किसकी पोजीशन हम देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। हम किसकी पोजीशन को देखते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर टाइम के साथ बदल रही तो मोशन में है, अगर नहीं बदल रही तो मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है तो किस में है? रेस्ट में है। इतना क्लियर है? अब नॉर्मल केसेस में जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो रोड पे एक कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये आप एक क्वेश्चन में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये कौन आपको बता रहा है? ऊपर से आकाशवाणी हो रही है कि कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये किसी ने देखा होगा और देख के उस क्वेश्चन को बना के आपके लिए बता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिसने भी कार को 20 मीटर पर सेकंड से जाते हुए देखा होगा वो खुद कहाँ पे था? वो रोड पे था, वो उस कार में बैठा हुआ था, या वो किसी दूसरी कार में था? तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि ये जो हमें बताता है हर चीज़ की वेलोसिटी, कि बॉल कितने से नीचे जा रही, गाड़ी कितने से रोड पे जा रही, वो कोई आदमी होगा जो सड़क के किनारे से देख रहा होगा। यही तो आप सोचोगे। कहने का मतलब क्या है? मान लो मैं कह दूं कि ये हमारी रोड होती, ये हमारी कार, ये कार नहीं दिख रही कार, मान लो कि ये कार ए है और बगल वाली लेन पे यहाँ पे एक कोई बी कार है, वो भी जा रही। अब अगर मैं कह दूं कि बी की स्पीड ए से ज़्यादा है, अगर बी तेजी से जा रहा होगा तो आप में से हर किसी को पता है कि जब ये ओवरटेक करेगा तो बी जब ओवरटेक करेगा तो ए कहाँ जाते हुए लगेगा? पीछे। जबकि यहाँ जो रोड पे आदमी खड़ा है उसके लिए तो ए भी कहाँ जा रहा? आगे। बी भी कहाँ जा रहा? आगे। तो सवाल ये है कि जो ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी गई वो ये रोड पे खड़े आदमी ने बताई है, या कार की पिछली सीट पे बैठे आदमी ने बताई है बिना स्पीडोमीटर देखे, या बी वाले ने बताई है? सबके लिए तो अलग अलग है। ए में जो बैठा है आदमी वो ए के साथ आगे जा रहा, रोड पे खड़े आदमी के रिस्पेक्ट में कार आगे जा रही, और वही बी के रिस्पेक्ट में कार पीछे जा रही क्योंकि बी उसको ओवरटेक करके आगे निकला है। पॉइंट है? तो जब ये सवाल आया कि ये स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे एक नया टर्म आया, और वो कौन आया? वो आया ऑब्जर्वर। वो कौन आया? वो आया ऑब्जर्वर। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को इजी और डिफ़िकल्ट सिर्फ ये ऑब्जर्वर बनाएगा, और इसके बारे में हर जगह लोग डिस्क्राइब या डिस्कस नहीं करते। हर जगह किसकी बात होने लगती है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो मोशन कर ही रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने ही वाली होगी, लेकिन ये पोजीशन का बदलना कौन देख के आपको बता रहा? आप तो वहाँ नहीं थे, आप तो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो उस जगह पे वाकई में कौन था? वहाँ पे ऑब्जर्वर था। और ऑब्जर्वर इस कार में बैठा है, रोड पे खड़ा है, या दूसरी कार से देख रहा, या ऊपर हेलीकॉप्टर एक उड़ के जा रहा हो। साउथ इंडिया की कोई मूवी बना दो कि कार चेजिंग हो रही, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा, तो अगर हेलीकॉप्टर में बैठा भी हो सकता है ऑब्जर्वर। किसने कहा 20 मीटर पर सेकेंड? ये कैलकुलेशन किसने किया? अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग आएगी, उसके चेंज होने की वैल्यूज अलग आएंगी, यानी सारे मोशन के वेरिएबल्स अलग अलग आएंगे। तो हम जब भी मोशन को पढ़ेंगे तो हमेशा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में तुम ये भी ध्यान देना कि जो डेटा दिया गया है, मैंने कहा ना मैथमेटिकल डेटा दिया जाएगा, वो डेटा किस ऑब्जर्वर ने दिया है, यानी हमें ऑब्जर्वर के बारे में भी जानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये एक वीडियो एक बार देखो ध्यान से, मैं चुप हूँ, पहले आप बस इसको देखो।
देख लिए। अब डिस्क्रिप्शन सुनो मेरा। पहले बोट रुकी हुई है, 3 लोग हैं, एक नदी के किनारे शोर पे बैठा है, एक बोट में नीचे बैठा है और एक बोट में ऊपर चढ़ा है। ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का हीरो है। ये ऊपर से बॉल या बम मान लो नीचे गिराने वाला है। ठीक है, बम तो नहीं गिराएगा अपनी नाव पे, मान लो बॉल नीचे ड्रॉप करने वाला है। पहले नाव रुकी हुई है, तो रुके हुए नाव में जब ऊपर से बॉल गिरेगी तो बॉल सीधे नीचे तो आएगी ही। तो जो किनारे बैठा है आदमी, इसके लिए भी बॉल सीधे नीचे आ रही, और जो नाव में नीचे अंदर बैठा है उसके लिए भी बॉल सीधे नीचे आई। यानी बॉल का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि शुरू में बॉल रुकी हुई थी, रुके हुए बॉल को छोड़े हो, वो बस नीचे गिरी है। अब मान लो ये नाव चलने लगी, तो जब नाव चल रही है तो चलते हुए नाव में नीचे वाले आदमी के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले आदमी की पोजीशन बदल रही है क्या? अब खुद सोचो, क्या नीचे वाले आदमी जब अपनी आंखों से देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाले के साथ उसकी दूरी चेंज हो रही? नहीं चेंज हो रही, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं? नाव में। इतना क्लियर हुआ? तो जब नाव जाएगी तो दोनों आगे जाएंगे, उनके बीच के डिस्टेंस में उनके आपस के पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन किनारे बैठे आदमी को पता है कि पूरी नाव, ऊपर बैठा आदमी, उसके हाथ की बॉल, ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं? आगे। तो नाव में बैठे नीचे वाला आदमी जब देखेगा तो उसको अभी भी यही लगेगा कि ये आदमी रुका हुआ है और इसके हाथ में एक बॉल रुकी हुई है, और बॉल को जब ये गिराएगा तो बॉल सीधे कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। ये किसको लगेगा? नाव में बैठे नीचे वाले आदमी को। किनारे वाले आदमी को क्या लगेगा कि नाव के पोल पे बैठा आदमी, उसके हाथ की बॉल, ये सब के सब नाव के साथ आगे जा रहे थे, और अब अगर ये बॉल को गिराएगा तो बॉल आगे जाते जाते, यानी आगे जाते हुए नीचे गिरेगी। क्लियर हुआ? तो क्या दोनों के लिए पाथ सेम रहे? क्या दोनों का मोशन सेम रहा? बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ चेंज किस वजह से आया? क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर उसको देख रहे थे। तो हमारे लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट जरूरी है या ऑब्जर्वर भी? क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट अकेले मोशन को डिस्क्राइब कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कभी भी मोशन की बात होगी और आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इसका पाथ कैसा है, तो आप उल्टा उससे सवाल क्या करोगे कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? किनारे वाले के रिस्पेक्ट में या नाव वाले के रिस्पेक्ट में? नाव वाले के रिस्पेक्ट में तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन किनारे वाले के रिस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और यही इंपॉर्टेंस आता है किसका? ऑब्जर्वर का, कि हमेशा ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में देखता है। क्लियर हुआ? इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ये देखो, जैसे मान लो ये बस है, बस के अंदर 2 लोग थे, ए और बी, और एक किनारे आदमी खड़ा है, सी। बस में कोई खिड़की नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए खुला हूँ। ये बस चारों ओर से कवर्ड है। बस में अंदर ए और बी जो हैं उनको कुछ नहीं पता कि बस चल रही है या रुकी है, उनको नहीं पता चल सकता। क्यों? क्योंकि वो बाहर देख ही नहीं सकते। जैसे होता है ना कि नॉर्मली आप में से हर किसी के साथ ये हुआ होगा कि जब हम लोग कई बार स्टेशन पे ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन की वजह से रुक जाती है, ठीक है, और दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं। अब ऑफकोर्स दोनों में से कोई एक तो चलेगी, तो जैसे ही बगल वाली ट्रेन चलती है हमें लगने लगता है कि हमारी ट्रेन चली। अगर हम उस ट्रेन को देख रहे होते हैं तो कंफर्म करने के लिए हम क्या देखते हैं? या तो नीचे वाली पटरी को देखते हैं, राइट, या प्लेटफॉर्म को देखते हैं। और अगर इनके रिस्पेक्ट में पता चल जाए तो हम कंफर्म होते हैं कि हमारी चल रही, और अगर हमारी उनकी पोजीशन नहीं बदल रही होती है, अगर प्लेटफॉर्म की दुकान उतनी ही दूरी पे दिख रही, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी ट्रेन नहीं चली है, बगल वाली ट्रेन चली है। यहाँ दिखते हो ना? समझ में आया? तो वही काम यहाँ पे। अगर ये मान लो बंद होता कवर्ड, और ए और उसके सामने ये बी खड़ा है, तो एक अच्छी रोड पे, ये बिहार यूपी वाली रोड नहीं है, एक अच्छी रोड पे बस बिना हिचकोले खाए अगर जा रही हो बिल्कुल स्मूथली, तो क्या ए या बी बता पाएंगे कि बस चल रही है कि नहीं? अगर बिल्कुल स्मूथ होगी, बिल्कुल आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहा, तो ये तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर देख नहीं सकते, और अंदर देखा जाए तो अंदर इनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन सी जो है ये तो बता सकता है कि अगर मैं कहूँ कि ये बस आगे की तरफ जा रही थी, तो बस आगे जाएगी तो सी की ए से या सी की बी से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बदलती जाएगी। कुछ देर बाद बस मान लो यहाँ आ गई, तो इनके बीच की डिस्टेंस पहले से बढ़ गई। यही तो होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलने लगेगी, सी कहेगा कि ये मोशन में है। क्लियर हुआ? अब
अगर मैं कहूँ ए से कि बताओ बी मूव कर रहा कि रेस्ट में है, तो ए जब अपनी आंखों से देखेगा तो इसे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही दिखाई देगी, तो ए कहेगा कि नहीं बी रेस्ट में है, लेकिन सी कहेगा कि बी मोशन में है। तो क्या यहाँ दोनों झगड़ा करें? नहीं, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। ए के रिस्पेक्ट में बी रुका हुआ ही है, सी के रिस्पेक्ट में बी चल ही रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर अलग अलग हैं। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक नया टर्म अब इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, फ्रेम। देखो, नॉर्मली हमारा ब्रेन और हमारी आंखें, दोनों आंखें चीज़ों की पोजीशन को एनालाइज कर लेती हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। और अब अगर वो थोड़ी भी जगह बदलेगा तो आपकी आंखें आपके ब्रेन को बता देती हैं कि उसने जगह बदली है। अब तुरंत बोल देते हो कि वो मोशन कर रहा है। ये आप अपने ब्रेन में तो डिसाइड कर लेते हो, लेकिन जब मैं कहूँगा कि इसको मैथ, क्योंकि काइनेमेटिक्स में मैथ आया ना, मैथ में आप इसे कॉपी पे एक्सप्लेन करो तो कॉपी पे क्या आप ये लिखोगे कि नहीं मैं देखा हूँ वो रुका हुआ है, या मैं देखा हूँ वो चल रहा है? ये तो लिखोगे नहीं। जैसे मैं कह दूँ ए से कि एक्सप्लेन करो बी रुका है कि चल रहा, तो क्या वो ये लिखेगा कि मैंने देखा वो मुझसे 2 फीट आगे खड़ा था और उतनी ही दूरी पे खड़ा है इसलिए वो रेस्ट में है? ये तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ना। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यानी ऑब्जर्वर ने क्या यूज़ किया? ऑब्जर्वर अपने साथ एक कॉपी पे एक्सेस सिस्टम बनाएगा और उस एक्सेस सिस्टम में उस पॉइंट की, यानी अगर मैं ए से कहूँगा तो ए यहाँ बी को रखेगा और कहेगा कि मेरे ए खुद कहाँ रहेगा? ओरिजिन पे। और यहाँ किसको दिखाएगा? बी को, कि मेरे रिस्पेक्ट में जो बी की पोजीशन थी, या अगर सी से पूछूंगा तो सी खुद को ओरिजिन पे रखेगा और यहाँ बी को रखेगा। क्लियर हुआ? और बताएगा कि मेरे रिस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है वो अगर वो उतनी ही बनी रह गई, नहीं बदल रही, इसलिए वो रेस्ट में है, और अगर बदलने लगी है तो वो मोशन में है। क्लियर हुआ? तो ये जो एक्सेस सिस्टम है, एक्स वाई एक्सेस सिस्टम में ओरिजिन से किसी की स्थिति को, किसी के पोजीशन को दिखाना, ये काम ब्रेन में तो हम अपनी आंखों से कर लेते हैं, कॉपी पे ना ये ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको देखने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्या मैं जब बोला होऊंगा ए से कि बताओ बी चल रहा है कि नहीं, तो ये कहा होगा कि नहीं रुको एक मार्कर लाओ और मैं पहले बस के फ्लोर पे एक्स वाई सिस्टम ड्रॉ करूंगा और ड्रॉ करके बी की पोजीशन को बेइज्जत करूंगा और तब बताऊंगा कि चल रहा है कि रुका है? ये तो नहीं होता। तो नॉर्मल केसेस में हम बस देख के बता देते हैं, ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है कॉपी पे? तो नॉर्मल केसेस में जब हम सिर्फ देख के बता रहे होते हैं तो भी हम ये मान के चलते हैं कि एक वर्चुअल, ये रियल में कॉपी पे नहीं बनाए हो, आपके दिमाग में है, एक वर्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ध्यान से सुनना, एक्चुअल डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ। एक वर्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ऑब्जर्वर के साथ होता है। किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ। क्यों? क्योंकि यही तो बताने वाला था कि मोशन होगा कि नहीं होगा। तो एक वर्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद एन ओरिजिन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वर, और इसी के रिस्पेक्ट में वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताता है या एक्सप्लेन करता है कि वो क्या मोशन हो रहा, कैसा हो रहा, या कितने स्पीड से हो रहा। तो ये जो वर्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वर्चुअल में बार बार इसलिए कह रहा क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देता है, ये बस ऑब्जर्वर के अंदर है, उसके साथ है। कहाँ है? जहाँ भी ऑब्जर्वर होगा। सी का सिस्टम कहाँ है? सी के पास। ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है? वर्चुअल वाला ए के साथ। जो जहाँ है उसका वो सिस्टम उसी के साथ रहता है। समझ गए? और इस वर्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। ये आगे हर जगह आप पढ़ोगे, डेफिनेशन अभी से दिमाग में रख लेना कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। ऑब्जर्वर के नीचे ही लिख रहा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ यह टर्म है। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ये क्या है? तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो पहले। A virtual coordinate system with a given origin is always associated with observer. किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ। इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वर। दैट सिस्टम यानी दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कुछ जगह देखोगे ना तो इसके बारे में बस ये बता देते हैं कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को देखते हैं, या डेफिनेशन में लिखा रहेगा इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो ये तो आप उसका यूज़ बता रहे हो ना, ये एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ी हुई। गाय क्या है तो गाय दूध देती है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं हुई ना। डेफिनेशन है फ्रेम क्या है, तो फ्रेम एक वर्चुअल सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, जो आपका ऑब्जर्वर होगा। तो ये कहाँ होगा, जहाँ ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर हेलीकॉप्टर से उड़ रहा था तो उसका फ्रेम भी हेलीकॉप्टर से उड़ रहा था। किस स्पीड से, जो हेलीकॉप्टर की स्पीड थी, जो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन था। बी का फ्रेम कहाँ है, बी की कार में। इसका फ्रेम कहाँ है, इसके साथ रोड पे। यानी फ्रेम हमेशा कहाँ होगा, जहाँ ऑब्जर्वर होगा। तो जब भी मैं पूछूंगा कि फ्रेम क्या कर रहा, तो आप किसको देखोगे, ऑब्जर्वर को। फ्रेम तो वर्चुअल है ना, हम किसको देखेंगे, ऑब्जर्वर को, कि जहाँ ऑब्जर्वर है वहाँ वही उसका फ्रेम है, तो उसके साथ वही काम हो रहा होगा। तो ये दिमाग में बस क्लियर रखना, ये तो डेफिनेशन हो गई फिजिक्स के हिसाब से। अब आपको ब्रेन में क्या रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के साथ हमेशा जुड़ा होता है और इसी के सापेक्ष ये ऑब्जेक्ट को देखता है और देख के बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है या नहीं, या वो मोशन कर रहा है या नहीं। क्लियर हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी से इनके नाम याद रखना कि ये फ्रेम दो तरह के होते हैं। पहला हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम और दूसरा इसका अपोजिट हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इन दोनों फ्रेम को डिसाइड कौन करता है, एक्सेलरेशन। यही ध्यान रखना, जब भी पूछो फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, आप क्या चेक करोगे, एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन आप पढ़ोगे, लेकिन अभी से दिमाग में इस चीज को रख लो कि पहली बार जैसे फ्रेम पढ़े हो वहीं से ये ब्रेन में चला जाए कि फ्रेम दो होते हैं और इन दोनों को डिफाइन कौन करता है, तो ए करता है। अगर ए की वैल्यू जीरो है, अगर ए की वैल्यू जीरो है तो वो इनर्शियल है, और अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो है यानी 2, 4, -3 कुछ वैल्यू है तो वो नॉन इनर्शियल है। तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना डेफिनेशन के नीचे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। अगर ए जीरो है तो इनर्शियल, अगर ए नॉन जीरो है तो नॉन इनर्शियल। जीरो पे इनर्शियल, नॉन जीरो पे नॉन इनर्शियल, ऐसे याद रहेगा आपको। तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए इतना, पॉज करके जब भी बोलो नोट करो, आप पॉज करके उसको नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं तो मूव करा दूंगा ना वीडियो को। अब हम अपने फ्रेम को कॉपी पे ला दिए हैं और कॉपी पे यहाँ ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर कहाँ है, ओरिजिन पे, ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ था और यहाँ से वो अपने ऑब्जेक्ट को देख रहा। तो इस ऑब्जेक्ट पी की, पी एक पार्टिकल है जिसके पोजीशन को देख रहे हो कहाँ से, आप ओरिजिन ओ पे बैठ के। मैं पूछूंगा कि बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन को आप दिखा रहे हो दो तरह से। या तो आप ये कहोगे, ध्यान से समझना इस चीज को, कि ओरिजिन पे खड़े खड़े एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घूम जाओ। मैं आपसे कहूं कि बताओ ये कहां पे है, तो आप क्या कहोगे, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घूम जाओ और घूम के जो लाइन मिले उस पे चलो। तो मैं कहूंगा कि मैं तो थीटा एंगल मूव करके, थीटा एंगल मुड़ के और इस लाइन पे चलना शुरू करूं, तो चलते चलते मैं पता ना कहाँ चला जाऊं। तो आप कहोगे कि नहीं, कहीं तक नहीं जाना है, एक फिक्स डिस्टेंस जाना है। कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। आर लेंथ आप बता दोगे कि इस लाइन पे मुड़ के पहले एक्स एक्सिस से थीटा एंगल मुड़ो और मुड़ के इस लाइन पे आर चलो। तो ये आर और थीटा जो है ना, ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये मैं वेक्टर की क्लास में बता चुका हूँ। जो लोग वेक्टर न पढ़ के सीधे यहाँ आए हो वो याद रखना कि आर थीटा कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है कि वो ये बताएं, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज होता है कि एक्स एक्सिस पे इतना चलो और फिर 90 डिग्री घूम जाना और 90 डिग्री घूम के फिर वाई एक्सिस पे इतना चल जाना, पी पे पहुंच जाओगे। तो वो हमें x और y की दूरी बताता है, यानी वो क्या बताएगा, एक्स वाई। तो ये क्या कहलाता है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो दो अलग अलग तरीके होते हैं पोजीशन को लोकेट करने के। पहला पोलर फॉर्म यानी आर थीटा, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म यानी एक्स वाई। अलग अलग क्वेश्चन में हमें इन दोनों की अलग अलग जरूरत पड़ती है, दोनों में से किसी एक की।
नॉर्मल केसेस में कई बार होता क्या है कि जो टीचर क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो बदमाशी करते हैं। जो क्वेश्चन पोलर वाले से आसानी से होने वाला होगा उसके क्वेश्चन के डेटा में वो कार्टेशियन फॉर्म दे देंगे। जैसे मुझे पता है कि आसानी से ये आर थीटा से आंसर निकलेगा तो मैं आपको एक्स वाई की वैल्यू दे दूंगा, या एक्स वाई से आसानी से निकलने वाला होगा आर थीटा दे दूंगा। तो आपको क्या रखना है, आपको इसको एक से दूसरे में बदलने की तरीके भी पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये r है और ये थीटा है दिया है, आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप जानते हो वेक्टर का कंपोनेंट लेते हो थीटा की तरफ, ये क्या होता r cos थीटा, ये क्या होता r sin थीटा। तो अगर मैंने आपको r थीटा दिया है और एक्स वाई पूछूं, पता है x पहले लिखते हो y बाद में, तो याद रखना कि r थीटा को एक्स वाई में यानी पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना होगा। तो यही होगा कि पहला हो जाएगा r cos थीटा, दूसरा हो जाएगा r sin थीटा। तो वो दोनों फॉर्म, ये डायग्राम और वो चीज़ें इतनी नोट कर लो। ये भी किससे किस में चेंज किए, पोलर से कार्टेशियन में। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको एक्स वाई दे दिया है, आप r थीटा बताओ, तो आप यहाँ से बता सकते हो। अगर एक्स वाई दिया होता तो r कितना होता, x और y पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। r की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर पूछूं कि थीटा क्या होगा, क्योंकि मुझे r नहीं पता, मुझे एक्स वाई पता है, यानी इसका कोऑर्डिनेट पता था एक्स वाई और थीटा चाहिए था, तो हम निकाल लेंगे कि tan थीटा क्या होगा, y बाई एक्स। यहाँ ये ध्यान रखना, थीटा जब भी ये कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म दिया जाएगा, थीटा हमेशा किसके साथ होता है, तो लिख लेना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये थीटा एंगल किसके साथ है, पॉजिटिव एक्स के साथ। तो पॉजिटिव एक्स के साथ अगर एंगल थीटा निकालना होगा तो tan थीटा इक्वल होगा y बाई एक्स के। जैसे आप ये डायग्राम देखो, इसमें जो लेफ्ट साइड में दिया गया है वो कार्टेशियन फॉर्म है, जो राइट साइड में लिखा है वो पोलर फॉर्म होगा। जब मैं सिर्फ एरो बना दूं तो ये पोलर है, और जब x अलग और y अलग दिया गया है तो वो कार्टेशियन है। मान लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना होता, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता, तो उसका भी एग्जांपल देख लो। सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आओगे, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाएगी, तो थीटा 90 से ज़्यादा रहेगा, तो उसके केस में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो tan थीटा नेगेटिव होगा, आप समझ जाओगे कि हम फर्स्ट में नहीं हैं, सेकंड में आ चुके हैं। तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से भी बता सकते हो और आर थीटा से भी बता सकते हो कि किस वाले कोऑर्डिनेट में आप हो। ठीक है, तो ये एक्स वाई से आर थीटा निकालना और वो आर थीटा से एक्स वाई निकालना, इन दोनों को आप कॉपी में इसके साथ नोट कर लो। ये वाला तो मैं आपको सेकंड में समझाने के लिए बनाया था। सिर्फ इतना डायग्राम, एक्स वाई से आर थीटा निकालना और आर थीटा से एक्स वाई निकालना, इसको आप नोट कर लो, क्योंकि ये जरूरी है। अभी हम किसके बारे में आए, पोजीशन, किसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे। ये सिस्टम किसके साथ है, ऑब्जर्वर के साथ। ये तो चल सकता है, ऑब्जर्वर यहीं रहेगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसमें जो जो आपको समझ में आए नोट करना हो फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा दूँ। हाँ बच्चों, चलो, तो हमें ऑब्जर्वर समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो हम समझ जाएंगे कि वो मोशन में है। उसके पहले आपके लिए एक एग्जांपल है। अगर मैंने ये पोलर फॉर्म दिया है, ये अगर मैंने कार्टेशियन फॉर्म दिया है, तो आप इसको फटाफट पोलर फॉर्म में चेंज करो। दिया है कार्टेशियन, एक्स वाई दिया है और पोलर आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई का मतलब हमें क्या दे दिया गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म होता है आर थीटा। आर थीटा कैसे निकालें, तो आर की वैल्यू होती है
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो आप निकाल लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू √3। तो यहाँ करोगे, मैं ऊपर ही लिख दे रहा, तो 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, 4 का रूट क्या आया 2। यहाँ जाओगे तो tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट कितना है √3, x क्या है 1, तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के। ये बोर्ड हिल रहा है कुछ, ये कितना होता है 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 और 60 डिग्री। तो ये था कार्टेशियन, ये चेंज हो गया पोलर में। ऐसे ज़रूरत पड़ेगी जब हम कर लेंगे। अब हम आते हैं कि इफ़ पोजीशन चेंज। तो ये डायग्राम देखो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो अगर पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, इसको हम यहाँ पे इस ग्राफ में देखते हैं। मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी जिसको कि हमने यहाँ पे वेक्टर से दिखाया हुआ था अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर ये पार्टिकल जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये इस रास्ते से ऐसे चलते हुए यूं और यहाँ पे आ जाता है, तो ये हुई इसकी फाइनल पोजीशन। तो अगर हम कहें कि इसकी फाइनल पोजीशन को भी अपने ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दिखाओ, तो वो कहेगा कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है और एफ। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में ये हमारा पाथ रहा, इस रास्ते से होके आप गए हो, ये क्या है, ये पाथ। तो ये बताओ, अलग अलग पाथ से होके भी हम यहाँ आ सकते थे कि नहीं, बिल्कुल आ सकते थे। कोई दूसरा होता, मान लो वो यहाँ से ऐसे यूं होके यहाँ पे आया होता, तो इन दोनों के 1 का और 2 का, दोनों के पाथ क्या है, अलग अलग, जबकि दोनों के लिए इनिशियल पोजीशन सेम है और फाइनल पोजीशन सेम है। तो यहाँ हम दो अलग अलग चीजें डिफाइन की है। पहला ये कि आखिर हम जो चले हैं उसमें बदलाव कितने का आया, यानी हमारी पोजीशन कितनी बदली। तो पोजीशन का बदलाव दोनों के लिए क्या है, सेम, दोनों पाथ के लिए। सेकेंड, हमने ये देखा कि हम किस पाथ पे चले हैं, उस पाथ की लंबाई क्या है। क्योंकि दोनों चीजें हैं, एक तो पोजीशन वही रही, ये भी ध्यान में रखना था, दूसरा पाथ अलग अलग है, ये भी ध्यान में रखना था। तो हमने दो चीजें डिफाइन कर ली। पहला ये कि पोजीशन कितना बदला, आर में कितने का चेंज आया, और दूसरा किस रास्ते से आए हो उस रास्ते की लंबाई क्या है। तो कितने क्वांटिटीज हुए, 2। तो जो चेंज इन पोजीशन आया, पोजीशन खुद क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जो चेंज इन पोजीशन आया उसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जिस रास्ते पे हम चले थे उस रास्ते की कुल लंबाई, और जिस रास्ते पे हम चले थे उस रास्ते की कुल लंबाई को हमने नाम दिया डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप लिखो। ये मैं दो तरह से क्वांटिटीज को लिखूंगा, मैंने तो यहाँ दो अलग अलग फॉर्म में लिखे हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आप इन जनरल लिखो। तो पोजीशन के बारे में आप जान चुके हो, पोजीशन किसका होता है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर कहाँ होता है, ओरिजिन पे। तो पोजीशन इज लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इफ ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन, पोजीशन हो गया। सेकंड हमारे टर्म्स क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दोनों में क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप नोट डाउन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग मोशन, चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग मोशन, फुल स्टॉप, नीचे लिख लेना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity and its direction is from initial position to final position. its direction, vector है तो direction होगा, तो किधर होता है, from initial position towards final position. अब इसको यहाँ पे समझ जाओ। पहले डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जा रहा कि हम यहाँ से यहाँ गए, तो किधर गए हो बताना होगा, तो जिधर फाइनल है उधर ही एरो बनाओगे। तो ये जो हुआ यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको डेल्टा आर कह दूं, तो अब देखो
वेक्टर का एडिशन याद है, एक का हेड, उसके पे दूसरे का टेल, फिर उसका हेड, और सबका सम क्या होता था, पहले का टेल आखिरी का हेड। तो वैसे ही देखो, ये आर आई था, आर इनिशियल, इसके हेड पे ये डेल्टा आर शुरू हुआ। डेल्टा आर को कहां से कहां जाना था, आई से एफ, आई से एफ बनाए हो। अब मैं कहूं कि आर आई प्लस डेल्टा आर आर एफ के इक्वल है, तो ये वेक्टर के लिए नियम कानून से सही है कि नहीं, वेक्टर लॉस से ये सही है। पहला, दूसरा, इन दोनों का सम, पहले का टेल और दूसरे का हेड, तो ये मिल गया। तो आप लिख सकते हो कि आर आई प्लस डेल्टा आर इक्वल है आर एफ के। तो मैं कहूं कि ये डेल्टा आर क्या है, तो आप लिख सकते हो ये डेल्टा आर क्या है, आर एफ माइनस आर आई, ये इधर से जाके माइनस हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यही डिस्प्लेसमेंट होता है, आपसे पूछो कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहोगे कि फाइनल वाले के पोजीशन में से इनिशियल वाले का पोजीशन माइनस कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और यही मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में लिखवाया है। पहली डेफिनेशन हो गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। सेकेंड जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट के बाद, वो है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस इस रास्ते की लंबाई थी। आप चले हो कोचिंग से, घर पहुंचना था, चाहते तो सीधे भी जा सकते थे, चाहते तो किसी शॉर्ट वाले मेथड से जा सकते थे, लेकिन आपको किसी के मोहल्ले में किसी के घर से गुजरना था, आज मिल के जाना था उससे। तो जब आप उसके मोहल्ले में होगे, जाओगे, भले ज़्यादा लंबा चलना पड़ा आपको, लेकिन गए, तो ये तो नहीं कहोगे ना कि हम पहले जैसे जाते थे वैसे ही आज ही गए हैं। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा लंबा चलना पड़ा है। तो पहले जो चलते थे और आज जो चले हो, दोनों रास्तों की लंबाई क्या है, अलग अलग। जबकि चले कोचिंग से, पहुँचे घर ही हो, लेकिन रास्तों की लंबाई अलग अलग थी। तो इसको भी तो बताना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, डिस्टेंस। तो लिखिए डिस्टेंस, ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये क्या है, सिर्फ लंबाई। तो सिर्फ लंबाई में क्या कोई डायरेक्शन होता है, कल हम 100 मीटर चल के पहुंचे थे, आज 500 मीटर चल के घर पहुंचे, बस डिस्टेंस लेंथ है। कितना, कल चले 100 मीटर, आज चले 500 मीटर, कोई डायरेक्शन नहीं। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो डिस्टेंस हो गई स्केलर, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर, पोजीशन भी क्या था, वेक्टर था, और पोजीशन का चेंज ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी वेक्टर है। इतना क्लियर हुआ, इतने तक हम ठीक थे, हमें रफली चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन आप किसी दूसरे के मोहल्ले से होते हुए अपने घर गए थे, उस दिन आपकी मम्मी ने कोचिंग कॉल कर दिया कि बेटा अभी तक तो घर पहुंचा नहीं है, कब निकला था कोचिंग से। तो कोचिंग के ऑफिस से बताया गया कि हाँ बेटा तो इतने बजे आपका निकल गया था। तो अब मम्मी को पता चल चुका है कि आज आपको आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया, क्या, टाइम, कि कितना टाइम लगा हमें आने में। और जहाँ पे भी ये टाइम आएगा, अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इनको देखने लगे कि टाइम के साथ आप कितनी लेंथ चले, या टाइम के साथ आपके पोजीशन में कितने का चेंज आया था। कल तो आप कोचिंग से घर 15 मिनट में पहुँच गए थे, आज आपको कोचिंग से घर जाने में 25 मिनट लग गए। तो कोई तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो बदली, कौन सी चीज़ बदली, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में हमने क्या कहा, ये बेसिकली रेट होता है। जब भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। रेट के लिए मैंने अलग से, मेरा एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, उसमें रेट पे मैंने एक अलग से क्लास ली है, क्योंकि रेट हर जगह आएगा। तो अगली मेरी जो भी वीडियो होगी, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, इसके बाद आपका सबसे पहला काम है वो रेट वाले वीडियो को पढ़ना। रेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेट पढ़ के अगली की वीडियो पढ़ोगे काइनेमेटिक्स की, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़रूर अगली क्लास के पहले वो रेट वाला कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस में जो पहला और दूसरा वीडियो है, रेट लेक्चर नाम से, वो आप ज़रूर पढ़ के आना। तो देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी चीज़ के बदलाव को देखने लगे कि कितनी देर में कितने का बदलाव आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का जो चेंज आया, उसके रेट को कहा गया वेलोसिटी। आपकी अगली डेफिनेशन है क्या, वेलोसिटी। लिखो, इट इज
rate of change in position, rate of change in position with respect to time, with respect to time during motion, during motion. रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो ऑफ कोर्स रेट आ गया तो वेलोसिटी बोले हो, अगर रेट को हटा देते तो चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते थे? चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट था। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? तो ऊपर रहेगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे रहेगा टाइम। यानी लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम में हुआ है। टाइम को यहाँ टी न लिख के हम लोग डेल्टा टी लिखेंगे। ये जब रेट वाली क्लास में आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कितना टाइम लगा है लिखना है ना। तो अभी चले थे, कुछ देर बाद पहुंचे, तो बीच में कितना टाइम लगा, वो टाइम का चेंज इंटरवल क्या कहलाएगा? डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हमें वेलोसिटी दे देगा। पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिए हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर। तो ये सब वेक्टर हैं। इसके आगे भी मैं अभी नाम आपको बता दे रहा हूँ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और एक हर जगह नहीं पढ़ाया जाता लेकिन एग्जाम्स में वो जरूरी हो जाता है, वो होता है जर्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर। ठीक है, ये एक साथ कहीं ऊपर अपने कॉपी में ऊपर साइड में लिख लेना कि वेक्टर में क्या क्या पढ़ोगे। तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क। स्केलर में क्या क्या पढ़ेंगे? तो डिस्टेंस तो जान ही चुके हो। इसके अलावा पढ़ते हो स्पीड। स्पीड क्या है? वेलोसिटी तो हो गई, स्पीड क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेट लिए तो वेलोसिटी मिली, ऐसे ही डिस्टेंस का टाइम के साथ अगर रेट लेंगे तो स्पीड मिलेगी। तो स्पीड क्या है? तो इसको लिख सकते हो कि ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हम रेट नहीं लेते हैं, टोटल कितना डिस्टेंस चले हो और कितने टाइम में चले हो। क्योंकि ये गौर करना, अगर आप पैदल चल रहे होगे तो चाहे आप पाथ 2 से जाओ या पाथ 1 से जाओ, आपकी चलने की स्पीड, यानी जो स्पीड होगी, जो मैं स्पीड वर्ड खुद ही बोला हूँ, चाल होगी, वो तो सेम होगी ना। पैदल जिस स्पीड से जाते होगे उससे जाओगे। तो नोटिस करो, पहले रास्ते से भी आप उसी स्पीड से चल रहे थे, दूसरे रास्ते से भी सेम स्पीड से चल रहे थे, जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हो या टहलते हो। लेकिन पहले रास्ते से आप 10 मिनट में घर पहुंचे, दूसरे रास्ते से 20 मिनट में घर पहुंचे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि नहीं, इस वाले रास्ते से आपकी स्पीड कम थी, तो क्या मेरा कहना सही होगा? स्पीड तो आपकी चलने की सेम थी। पाथ 2 में जो स्पीड थी वही पाथ 1 में भी स्पीड थी। तो अलग क्या था? अलग थी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों अलग हुई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वही हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। 2 रास्ते में टाइम कम लगा था और 1 रास्ते में टाइम ज़्यादा लगा था। तो टाइम के बदल जाने से वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन स्पीड वही रही। फर्क पड़ा ना? तो इसीलिए 2 अलग अलग क्वांटिटीज डिफाइन किए गए। वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड में लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो ये क्वांटिटीज हमारी हैं जिनको हमें काइनेमेटिक्स में आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है। फिलहाल यहीं पे अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं कहता कि बिल्कुल सीधे चलो, मान लो आप मक्खी या मच्छर होते, एंटमैन होते सपोज, और मैं कहता कि जाओ घर, और आपको होता कि नहीं मुझे चलना वलना नहीं है, मैं सीधे यहाँ कोचिंग के छत से उड़ूंगा और फ्लाई करते हुए डायरेक्टली अपने घर के छत पे पहुँच जाऊँगा। तो आप सीधे चलते, ये आपका पाथ होता। और अगर इस पाथ पे चलते तो जो पाथ की लंबाई होती वो इस डिस्प्लेसमेंट की लेंथ के बराबर हो जाती। डिस्प्लेसमेंट में नो डाउट डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ होती, और चूंकि आप इसी रास्ते पे चले हो तो जो रास्ते की लंबाई होती दोनों सेम हो जाती। यानी आप कह सकते थे कि जो डिस्टेंस होता और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता, ये दोनों सेम होते, ये दोनों इक्वल होते। ये इक्वल होते कब? जब सीधे चलते, जब स्ट्रेट लाइन पे एक ही डायरेक्शन में चलते। तो इसको चाहो तो आप स्टार बना के अपने जानने के लिए कहीं लिख लो, क्या कि अगर हम स्ट्रेट लाइन पे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम होगा।
देखो कुछ चीज़ों को ना ऐसा है कि ये थ्योरी में कहीं हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को बताने के लिए या बोर्ड में नंबर पाने के लिए नहीं लिखना है, लेकिन हम क्वेश्चंस में आगे चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ इसलिए हमें पता होना चाहिए। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी खुद के लैंग्वेज में अगर आपकी कॉपी में लिखी होंगी तो वो आपके ब्रेन को जल्दी हिट करेंगी। ठीक है, मैं कभी आगे बताऊंगा कि नोट्स आपको कैसे लिखने चाहिए, लेकिन अभी आप इतना तो ध्यान रखो कि नोट्स में डेफिनेशंस तो वैसे लिखो जैसे साइंटिफिक तरीके से लिखना चाहिए क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को जब हम अपनी हेल्प के लिए लिख रहे हैं तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखो या किसी हिंदी में ही लिखो। आपको जो सबसे अच्छी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप गुस्साते हो तो दूसरों से बातें करते हो, या जिस लैंग्वेज में आप भगवान से प्रेयर करते हो, ठीक है ना, ऐसा होता होगा कि भले आप बहुत बड़े सोशल लाइफ में हो या कहीं पार्टी वार्टी में गए हो वहाँ पे हिंदी हिंदी बोल रहे हो, या अगर एलिट क्लास में हो इंग्लिश में ही वहाँ बातें कर रहे हो, लेकिन भगवान से कुछ अगर दुआ करनी है तो वो तो पता चला कि भोजपुरी में ही हो रही है या हिंदी में ही हो रही है या उर्दू में ही हो रही है, होता होगा ना। तो जो आपकी खुद की अपनी लैंग्वेज है वो आपके ब्रेन को जल्दी हिट करेगी। तो जो शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखा करो। जैसे हमें अभी क्या पता चला कि अगर एक पार्टिकल सीधी लाइन पे, पीछे मुड़ना भी नहीं है वरना फर्क पड़ जाएगा, सीधी लाइन पे अगर आगे जा रहा होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, और ये वाइस वर्सा भी है, यानी इसका अपोजिट भी होगा। कभी भी मैं कह दूंगा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है तो इनडायरेक्टली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने बताया कुछ और लेकिन उसका मतलब आपने कुछ और निकाला, और इसके लिए ऐसे पॉइंट्स को हम लिखते रहते हैं, तो इसको आप लिख लेना। तो मैंने क्या कहा कि अगर सीधे एक लाइन पे चला होगा तो डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने मॉड लगाया है क्योंकि डायरेक्शन तो लेना नहीं है, हमें सिर्फ इसकी लंबाई लेनी थी, तो इसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम। लेकिन अगर रास्ता भटके हो, दाएं बाएं होके आए हो, तो उसके केस में लंबाई तो ज़्यादा चलनी पड़ेगी, पोजीशन में इतने का ही चेंज आएगा, लेकिन हम लंबाई जो चले वो क्या चले, ज़्यादा, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा, वो भी इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन पे एक डायरेक्शन के मोशन में, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होगा, या ये कह सकते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। तो इसको नोट कर लो। अब देखो, चले थे 10 मिनट में पहुंचे, तो 10 मिनट टाइम तो दोनों के लिए सेम था, चाहे डिस्प्लेसमेंट देखो या डिस्टेंस देखो, तो इसमें भी टाइम से डिवाइड करोगे, उसमें भी टाइम से डिवाइड करोगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड देगा, वो अपॉन टाइम वेलोसिटी देगा। तो आप कह सकते हो, यहीं पे मैं लिख दे रहा कि स्पीड ग्रेटर या इक्वल होगा किसके, वेलोसिटी के। मैग्नीट्यूड के। सीधे वेलोसिटी से इसकी तुलना नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है और स्केलर, और वेक्टर स्केलर की सीधे तुलना बात करने वाला ही बेवकूफ़ है। सीधे कैसे कंपेयर कर सकते हो अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ को। इसका मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो इससे कंपेयर कर सकते हो, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर लिए थे तो वो डिस्टेंस के साथ रिलेशन दिया था, दोनों में सेम टाइम से डिवाइड करोगे, जितना टाइम चलने में लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें स्पीड देगा, स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। मैं आपसे पूछूं दोनों कब सेम होंगे, आपको पता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे सिंगल डायरेक्शन में जा रहे होगे तो दोनों के दोनों कन्फर्म इक्वल होंगे, अदरवाइज दोनों अलग अलग होंगे। तो इसको भी आप उसी के नीचे नोट कर लेना, ठीक है। अब इस पे मैं एक दो बेसिक डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आइडिया लग जाए। तो ये जो डायग्राम बना है ये बनाओ, ये फेमस एग्जांपल है इसका, कि सेमी सर्कल पे एक पार्टिकल आई से इस सर्कल पे चलते हुए यहाँ F तक पहुंचा है, रेडियस दी गई है 6 मीटर। पूछा गया है आपसे फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
बहुत ही घटिया लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को चैप्टर की शुरुआत में घटिया लेवल के क्वेश्चन से ही करना चाहिए कि धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप करते जाएंगे ब्रेन में। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होंगे, चलने का पाथ ये था। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में ये देखते हो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट याद है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ चलने वाला एरो, ये हमारा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। रेडियस r, तो r प्लस r कितना हुआ 2r, r कितना था 6। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो डेल्टा r, ये डेल्टा r वेक्टर फॉर्म में लिखोगे और ये डेल्टा r क्या होगा, तो सीधे पता है यहां से यहां यानी कितना हुआ 2r, वैल्यू हो गई। डायरेक्शन किधर है, तो राइट में है। अब राइट के लिए या तो आप यहाँ राइट लिख दो, या राइट के लिए ही हम आई कैप यूज करते हैं, तो 2r आई कैप लिखो या 2r के साथ राइट लिखो, ये प्रॉपर वे में आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर एग्जाम में सिर्फ 2r लिख के चले आओगे तो अच्छा टीचर होगा तो इस पे भी आपके हाफ मार्क्स काट लेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ वैल्यू बता रहा, ये डायरेक्शन नहीं बताया है। तो जितने लोग सिर्फ 2r लिखे होंगे वो सही नहीं था। डिस्प्लेसमेंट अगर कहा गया तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, वो लिखना पड़ेगा। पीछे होता तो माइनस आई लगाते, फाइनल आगे है तो प्लस आई लगा है। क्लियर है। नेक्स्ट डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो जिस रास्ते से चला था उसकी लंबाई, पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल है क्या होगा पाई आर, यानी हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो पाई आर। अगर मान लो मैं कहता कि आने में 2 मिनट लगा है यानी 120 सेकेंड, तो वेलोसिटी के लिए इसमें 120 सेकेंड से डिवाइड करोगे, स्पीड के लिए इसमें 120 सेकेंड से डिवाइड करोगे, वो तो इजी है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको कर दो स्पीड मिल जाएगी। इसको नोट करना हो तो कर लो। नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन है, यही 6 मीटर पे ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना है, इसमें ये आई है ये एफ है, और यहाँ से यहाँ इस पाथ से होके गए हो। चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे ना बड़े वाले पार्ट से, तो वैसे नहीं, छोटे वाले पार्ट से होके गए हो। इस पार्ट से जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितनी डिस्टेंस होगी, ये दोनों आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये डायग्राम बना के क्वेश्चन लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपको बताना है। पॉज करिए और पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लो इसको जरूर, चाहे जितना टाइम लगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। आप ट्राई तो एक बार जरूर कर लो। कर लिए ट्राई। अब देखो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन थी, सेंटर से देख रहे होगे अगर, ये इनिशियल पोजीशन थी, लेंथ कितनी थी r, लेकिन इनिशियल है। ये भी r है लेकिन ये r फाइनल है। दोनों की लंबाई कितनी है 6 मीटर। तो आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ डेल्टा r, यही होता है। और मॉड ऑफ डेल्टा r क्या होता था, तो मैंने आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बताया था, वो यहाँ पे अचानक यूज भी हो गया। देखो कि अगर वेक्टर का डिफरेंस लेना हो, फाइनल माइनस इनिशियल करना हो, और उसकी लेंथ सेम हो, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, पोजीशन का चेंज क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम वैल्यू का डिफरेंस लेना हो तो इसको हम लोग सीधे लिख लिए थे 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, याद आया। तो वहां मैंने बताया था कि इसका यूज आप हर जगह कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, कभी भी सर्कल में या किसी भी ऐसे क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, चेंज लेना है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस एंगल बदला, पहले इधर थे अब इधर हो गए, कितना एंगल चेंज हुए थीटा। तो अगर थीटा एंगल चेंज होगा तो उसका डिफरेंस कितना आता है 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2। आर क्या है, वो वैल्यू, वैल्यू तो बदली नहीं, बस डायरेक्शन बदला, तो डायरेक्शन से यही फैक्टर आता है। ये आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से ही, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई करके सीधे ये जान चुके हैं। तो अगर आपको ये याद होगा तो आप सीधे लिख दोगे 2, आर की वैल्यू कितनी थी 6, कितना चला है 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा
साइन 60/2। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, कितना आया 6 मीटर। ऐसे चाहोगे तो ये ऐड करके ये निकालते कि I से F तक गए तो इसकी लंबाई क्या होगी। भाई किसी क्वेश्चन में ये 120 दे दूंगा, उसके लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो आप ज्योमेट्री से तो इसको सॉल्व कर ही सकते हो, ऐसे भी तो याद रखो क्योंकि ये करना ज़्यादा इजी है। बस थीटा को देखो, लिख दो, आपको सीधे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो इसको लिख लेना। डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस तो आर्क है, जिस आर्क पे वो चला है, और आर्क क्या होता है, तो ये होता है एंगल इनटू रेडियस, जिसमें एंगल हम किस में लेते हैं, रेडियन में। 60 डिग्री रेडियन में कितना हो गया π/3, तो π/3 इंटू आर। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अगली क्लास में ये सारा इंट्रोडक्शन में हम लोग रफ समझ गए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, पोजीशन कैसे निकालते हो, पोलर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब समझ गए हो। अब रेट वाली क्लास आप पढ़ के अगली क्लास में आओ। तो कल का मैं टाइम आपको दे रहा हूँ कि आज कल में आप रेट को पढ़ लो। रेट पढ़ के आओगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा फिर आगे काइनेमेटिक्स को पढ़ने में। तो आप रेट ज़रूर पढ़ के आइए। आज की क्लास में इतने पे ही छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। थैंक यू।